आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो मनी टॉपिक चल रहा था, यानी जो हमारा मनी है, यानी कि पैसा हमारा जो है, उस मनी के काम क्या क्या होते हैं। हम लोग उसको इस्तेमाल तो करते हैं, हम उसको डे टू डे लाइफ में सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे सेविंग कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बहुत सारे हम एक्टिविटीज उससे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली आज मैंने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, चलो आज स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे उनकी डे टू डे लाइफ थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमारे मनी के फंक्शंस के बारे में, कि जो हमारी मनी है उसका काम क्या होता है, या उसका क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या रोल हमारी इकोनॉमी में वो प्ले करती है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मनी के फंक्शंस क्लासिफाई किए हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस। यहाँ पे जो मेरे मनी के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से बेसिस पे हैं। मेरे बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटी के बेस पे है, लीगल बेस पे है, स्कोप के बेस पे है, और लास्ट लिक्विडिटी के बेस पे है। तो ये कुछ मेरे यहाँ पे 6 फंक्शंस हैं, मतलब 6 बेसिस पे मैंने फंक्शन ऑफ मनी को डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम विद द फर्स्ट बेसिस, द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि हमारी जो मनी है उसके बेसिक फंक्शंस क्या है। बेसिक फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, जिसको आम तौर पे हम लोग करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम लोग करते हैं उसको बेसिक फंक्शंस बोलते हैं। बेसिक फंक्शंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। ठीक बात। सबसे पहले मेरा आता है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब होता है वो फंक्शंस जिनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं या डे टू डे लाइफ में जिनको हम लोग परफॉर्म करते हैं, और ये सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो इन चीजों को ना करता हो। ये चीजें मेरी आती हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये हमारी आती हैं प्राइमरी फंक्शन में। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, किसी सामान को परचेज करने के लिए हम लोग मनी से पेमेंट करते हैं। अब मुझे अगर ये चीज परचेज करनी है, गुड है मेरा, इसको मुझे परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेलर को पैसे दूंगा, उससे बदले में ही सामान ले लूंगा। तो मैंने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया। तो प्राइमरी फंक्शन में मेरे मनी का पहला काम क्या होता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, एज अ एक्सचेंज के टर्म में ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या होता है, हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं। वैल्यू कैसे मेजर, आप कोई सामान लेने गए, डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा बार होता है, आप लोग सामान लेने गए, पूछा भैया ये शर्ट कितने की है, 1000 रुपए की। 1000 रुपए की है, ना 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 बहुत ज्यादा है, 600 रुपए देंगे। फिर वो कहता है भैया 600 कम हो गया, फिर वो कम होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, आप थोड़ा सा बढ़ते हो, एट लास्ट जाके 750 पे बात डन हो जाती है। तो जो 750 आपका अमाउंट था, वो आपने वैल्यू निकाली ना, कि इस शर्ट की 750 रुपए से ज्यादा की वर्थ नहीं है, या 750 रुपए से ज्यादा की वैल्यू इसकी नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू तो हो गई। तो हमने वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि मेरे पास मनी यानी कि रुपए का जो वैल्यू थी वो अवेलेबल थी, तो मैंने उसके टर्म में आपको वैल्यू बता दी। अब इन केस मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये अगर नहीं होती, मेरे पास मनी नहीं होता, तो क्या हम वैल्यू बता पाते? नहीं बता पाते। हम तो फिर शर्ट ले लेते और उसको बदले में कोई चीज दे देते, होता ना। तो मेरे मनी के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, यानी जो बेसिक फंक्शंस हैं, वो क्या है, पहला एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। ये मेरे 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं मनी के। पहला जो था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। दूसरा मेरा आता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। दूसरा क्या है मेरा, सेकेंडरी फंक्शन, मतलब और क्या क्या काम हम लोग करते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला मेरा आता है फ्यूचर पेमेंट, यानी मनी को हम एज अ फ्यूचर पेमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, जैसे जनरल स्टोर होता है, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, वहां पे हम लोग महीने भर का सामान घर में भरवा लेते हैं और 1 महीने बाद उनको पेमेंट कर देते हैं, करते हैं ना। या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज कर लेते हैं, 1 महीने बाद पेमेंट कर देते हैं। पोस्टपेड बिल पहले अपना सारा डेटा यूज कर लेते हैं, 1 महीने बाद उनको पेमेंट कर देते हैं। होती नहीं सारी चीजें। तो सेकेंडरी फंक्शन में जो पहला काम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट। यानी कि जो हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं वो मनी के थ्रू हम इजिली कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ गुड्स या इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम इट कैन नॉट बी पॉसिबल। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूचर पेमेंट कर पाए, बट हमारा जो मनी टर्म है उसमें ये पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आप चाहें तो मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। हम लोग जेब में रख के चलते हैं ना,
100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, 10,000 तक हम जेब में आराम से कैजुअली लेके घूम लेते हैं। तो ये क्या आप स्टोर करके तो रख रहे हो? मनी को आप कितने टाइम तक भी स्टोर कर रहे हो, मनी कभी भी खराब नहीं होगी। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक मनी स्टोर करके रखे रहो, मनी कभी भी खराब नहीं होगी। बट अगर आपने गुड्स स्टोर कर लिए तो हर गुड्स का एक लाइफ स्पैन होता है ना, कि वो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा या महीने भर रहेगा। हर गुड्स की एक लाइफ स्पैन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। बट मनी की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो उसको हम कितने भी टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में मेरा दूसरा कौन सा आ गया? स्टोर ऑफ वैल्यूज। ठीक। तीसरा आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें तो मनी का ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम लोग अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ना, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर देते हैं, या सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, या फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में ले आते हैं, करते हैं ना। तो मनी को हम लोग ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ गुड्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हम लोग गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उसे चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर उसे नहीं चाहिए तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। और गुड्स तो हर कोई मना भी कर सकता है, लेकिन मनी के लिए कोई आपको कभी मना नहीं करेगा। तो सेकेंडरी फंक्शंस मेरे कौन कौन से हो गए? ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, और लास्ट मेरा स्टोरेज। ये 3 आपके फंक्शंस होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक बात। थर्ड मेरा आता है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन। क्या होता है? अनसर्टेन, जो फिक्स नहीं हो, जिसकी कोई फिक्सिटी नहीं हो कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस फंक्शन को हम परफॉर्म करते ही हो, या ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि इस फंक्शन को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हो। तो कंटिंजेंट फंक्शन से मेरा पहला आता है क्रेडिट देना, यानी कि उधार देना। उधार रोज देते हो ना, कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो दिया। उसमें भी सभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार देना पसंद नहीं करते, उसे आप मना कर देते, भैया मैं उधार नहीं देता हूँ, चाहे कोई भी पैसा मांग ले, होता है ना। तो जो मनी का फंक्शन है कंटिंजेंट, यानी कि इट मे बी, तो जो क्रेडिट देना है, उधार देना, ये तो मेरी मर्जी ना, मैं चाहूं तो दूं, चाहूं तो ना दूं, तो ये क्रेडिट हो गया। दूसरा सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, गरीबों को पैसा देना, ये क्या होता है? ये भी मर्जी पे। कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गया? इट मे बी ना, इट मे बी अराइज और इट मे बी नॉट अराइज, इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट हैपन। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंटिंजेंट फंक्शंस मेरे कौन से होते हैं? जो मेरे अनसर्टेन होते हैं कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑन द बेसिक फंक्शन मेरे कौन से हैं? जो मेरे जनरल फंक्शन है वो 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट। प्राइमरी जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। सेकेंडरी फंक्शंस जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला फ्यूचर पेमेंट, बाद में पैसा दे सकते हैं, स्टोर वैल्यू, अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, एंड ट्रांसफर वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस हमारे वो होते हैं जो इट मे बी और इट मे बी नॉट, ये मेरे अनसर्टेन होते हैं, जो मेरे अराइज हो भी सकते हैं या मेरे अराइज नहीं भी हो सकते हैं। इसमें मेरा आता है क्रेडिट फंक्शंस और सोशल वेलफेयर, ये 2 चीजें मेरी आती हैं कंटिंजेंट फंक्शंस। क्लियर हो गया सभी को? अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेसिस के ऊपर, जो है मेरा फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस का मतलब हो गया काम के अकॉर्डिंग जब हम मनी को डिवाइड करते हैं तो कैसा होता है। तो काम के अकॉर्डिंग, यानी मनी जो काम करती है उसके अकॉर्डिंग हमने मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस। कौन कौन से हैं? स्टैटिक और डायनेमिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शन जो हमारा होता है वो कौन से होते हैं? जो फिक्स है, जो होते ही करने ही करने, मतलब करते ही है हम लोग, है ना। ऐसे फंक्शंस जो हम लोग करते ही हैं, भले थोड़ा देर से करें, जल्दी कर दें, या थोड़ा सा टाइम लेके करें, बट उसको परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फंक्शंस। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते ही करते हैं, स्टोर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज करते हैं, फ्यूचर पेमेंट करते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, ये सारी चीजों को हम लोग रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस का, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जो चेंज नहीं हो सकता है। तो मनी के जो ये मैंने आपको काम बताए, 4-5 काम बताए, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 4 फंक्शंस जो है ये स्टैटिक है ना, फिक्स है ना, ये तो करने ही करते ही हैं हम लोग, तो वो स्टैटिक फंक्शंस कहलाते हैं। दूसरा मेरा आता है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस का मतलब
कि ये करते भी हैं नहीं भी करते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों बेसिस पे चलते हैं। जैसे कंटिजेंट था ना, सेम उसी तरह मेरा डायनेमिक होता है। डायनेमिक में क्या केसेस हैं? यूज्ड एज अ यूजफुल मनी, हम लोग पैसे को बहुत यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब बहुत इतना मतलब उसको सोच समझ के कहीं पे भी इन्वेस्ट करें कि हमें फायदा हो जाए, ठीक है। अपनी सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, आउटपुट इंक्रीज कर दें, मनी से और ज्यादा पैसा बनाएं, इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करें, या सेविंग को कन्वर्ट कर दें इन्वेस्टमेंट में। तो ये सारे क्या डायनेमिक है। कुछ लोग होते हैं सेविंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं ना, तो इसीलिए इनको बोला जाता है डायनेमिक फंक्शन। कि डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डायनेमिक फंक्शंस। अब इंक्रीज आउटपुट का मतलब क्या हो गया? अब क्या आपकी फैक्ट्री है, तो क्या फैक्ट्री सभी की? सब क्या फैक्ट्री है? नहीं है ना, किसी का फैक्ट्री है, किसी का नहीं है। तो जिनका है उन्होंने मनी का यूज एज अ इंक्रीज इन आउटपुट में किया, बट जिनका फैक्ट्री नहीं है वो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो बेकार हो गया ना। दूसरा, क्रिएशन ऑफ मनी। मनी क्रिएट कौन कर सकता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो है वो मनी क्रिएशन जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो जल्दी कर पाएंगे, बट अगर आप सैलरीड पर्सन है तो क्या होगा? आपको तो एक फिक्स सैलरी आनी है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो सैलरी फिक्स्ड ही रहनी है आपकी, तो मनी क्रिएशन हुआ नहीं हुआ। तो वही चीज यहाँ पे है कि डायनेमिक फंक्शंस का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग इन्हें परफॉर्म करते हैं और इनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल बेसिस पे। लीगल बेसिस का मतलब क्या होगा? जिसको कानून ने बोला हो, कानून की नजर में जो सही है या गलत है, ऐसी चीजें मेरी कहलाती हैं लीगल बेसिस। लीगल बेसिस पे हमने मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लीगल टेंडर ऑफ मनी एंड नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर जिसको गवर्नमेंट ने बोला हो कि हाँ मैं ये वादा करता हूं कि ये एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी है और आप इसको पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन लीगल टेंडर का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने नहीं बोला है ये लीगल टेंडर है, बट हम लोग इसको एज अ मनी के टर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो गवर्नमेंट ने दो चीजों को बोला है, कॉइन्स एंड पेपर नोट। तो हमने लीगल टेंडर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो मेरे लीगल टेंडर ऑफ मनी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लिमिटेड और अनलिमिटेड। कौन सी चीजें हैं? लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब हो गया कॉइन्स, अनलिमिटेड का मतलब पेपर नोट्स। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ही बताया था, लिमिटेड का मतलब कॉइन्स, क्योंकि कॉइन मेरे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं, आप इनको ज्यादा दिन तक अपने पास इकट्ठा करके नहीं रख सकते क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो कॉइन्स हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। वहीं जो पेपर नोट्स होते हैं वो आप कितनी भी करेंसी इशू कर सकते हो, तो इसीलिए ये हमारे कैसे होते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ मनी। तो लीगैलिटी के बेस पे दो चीजें होती हैं, लीगल टेंडर ऑफ मनी और नॉन लीगल ऑफ टेंडर मनी। लीगल टेंडर में आता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड जिनका टाइम पीरियड फिक्स होता है जैसे कॉइन्स, अनलिमिटेड जिनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है जैसे मेरे पेपर नोट्स। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो मेरे लीगल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको नहीं बोला है कि वो लीगल है, गवर्नमेंट नहीं मानती है बट हम लोग मानते हैं। जैसे चेक, चेक में कहीं गवर्नमेंट लिखा रहता है, गवर्नमेंट के साइन होते हैं, मतलब आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, गवर्नमेंट की कहीं स्टैंप होती है, कुछ भी नहीं होता है। बस हम उसको हमारे और आपके ट्रस्ट के बेसिस पे उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम आपसे पैसे के बदले में चेक रिसीव कर लेते हैं। तो चेक हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी है, बट उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट मेरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के मामले में, स्कोप के मामले में हमने मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। कौन कौन से हैं? नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी का मतलब मेरा होता है जो मेरे कैश के फॉर्म में ही अवेलेबल हो। कैश के फॉर्म का मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ये चार चीजें, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो M1 प्लस M2। M1 और M2 जो मेरा है, M1 और M2 को हम लोग एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी, मतलब M1 और M2 को हम लोग एज अ नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब क्या हो गया कि जिसके कॉन्सेप्ट हमारे बहुत छोटे हैं और ये हमारे मनी के टर्म में ही हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास एज अ मनी टर्म में ही अवेलेबल है, जैसे करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ये मेरे किस में आते हैं? नैरो मनी, क्योंकि इनका ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। करेंसी जो वही नोट और पेपर नोट है, डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट हो गया, अदर डिपॉजिट FD, रिकरिंग, ये सारे मेरे अदर में आ गए।
ठीक है ना। तो नैरो का मतलब क्या हो गया, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा हो, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हैं वो मेरी आती है नैरो मनी में। दूसरा मेरा आता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत फैला हुआ है, मतलब बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसका। इसमें हम लोग हर चीज ले लेते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, लोनिंग, क्रेडिट, एवरीथिंग। ब्रॉड मनी में हम लोग मनी, मनी एसेट्स, काइंड ऑफ मनी, लाइक ऑफ मनी, कुछ भी हो, बस अगर वो हमारा पैसे में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम लोग यहाँ ब्रॉड मनी में कंसीडर कर लेंगे। बट नैरो मनी में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनको हम लोग जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिनको हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं वो नैरो मनी, और जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिर चाहे टाइम ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे आते हैं ब्रॉड मनी। ठीक, नेक्स्ट मेरा आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड मतलब जिसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो लिक्विडिटी के बेस पे हमने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, लिक्विड मनी और नियर या काइंड ऑफ मनी। लिक्विड मनी का मतलब हो गया जिसको हम आसान, जो मेरी कैश के फॉर्म में ही अवेलेबल है, जो कैश ही है मेरा। लिक्विड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड मतलब जिसको हम तुरंत फ्लो करा सकते हो। तो तुरंत हम फ्लो किसको करा सकते हैं, पैसे को तो करा सकते हो, क्योंकि बाकी चीजें तो लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं, बट कैश तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो लिक्विड मनी का मतलब क्या हो गया, कैश। और मेरी नियर लिक्विड मनी या काइंड ऑफ मनी जो मनी की तरह होते हैं, जैसे चेक, सेविंग डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट, ये चीजें मेरी आती हैं काइंड ऑफ मनी। तो यहाँ पे मैंने 6 बेसिस डिस्कस किए हैं आपसे फंक्शन ऑफ मनी के बेसिस पे। पहला था बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, जिसके अंदर 3 टर्म थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट। दूसरा था मेरा फंक्शनल बेसिस, जिसमें थे मेरे स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शंस। तीसरा मेरा था लीगल बेसिस पे, जिसमें थे लीगल टेंडर ऑफ मनी, नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। पांचवा था मेरा स्कोप के बेसिस पे, जो थे मेरे नैरो स्कोप और ब्रॉड स्कोप। लास्ट था मेरा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें था लिक्विड मनी ऑफ कैश या फिर काइंड ऑफ कैश। तो आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीजें आप रह जाती हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।